चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून सत्र की। जी हां, छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बार का सत्र कई मायनों में अहम होने जा रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं सत्ता पक्ष कई विधेयक लाने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र में क्या क्या होने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का ऐलान हो गया है। विष्णुदेव साय सरकार का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलने वाला है। इस मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। 22 जुलाई को मानसून सत्र की होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाएगी सरकार। धर्मांतरण का ड्राफ्ट बनकर हो गया है तैयार। निकाय चुनाव पर भी विधेयक लाएगी सरकार। प्रत्यक्ष रूप से महापौर चुन पाएंगे लोग। कैबिनेट की बैठक में हो चुकी है चर्चा। नक्सलवाद पुनर्वास नीति पर भी संशोधन विधेयक लाएगी सरकार। आबकारी के नियमों में भी संशोधन करेगी सरकार। नई शिक्षा नीति प्रदेश में लागू करने की है तैयारी। नई उद्योग नीति भी लाने की तैयारी में है सरकार। इधर विधानसभा के मानसून सत्र में कानून में संभावित बदलाव को लेकर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि ये सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है। कानून में संशोधन करना, चलती योजनाओं को बदलना, यही सरकार का लक्ष्य है। 6 महीने में सरकार का कोई भी विजन नहीं दिखा है। इधर कांग्रेस की सरकार को लेकर घेरने पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पलटवार किया है। यह सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय है। इस सरकार के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। कानूनों में संशोधन करना, चलते हुए योजनाओं को बदलना, यही इस सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। इस सरकार का भी 6 महीने में कोई भी विजन नहीं दिखा है। पूर्ववर्ती सरकार जो योजनाएं चलाती थी, उन योजनाओं को फौरी तौर पे बंद करने की घोषणा कर दिया। उसके बाद फिर नाम बदल के, जैसे गौठान योजना को बंद कर दिया। अब उसके बाद में गौ अभयारण्य हर संभाग में बनाने की बात कर रहे हैं। गांव-गांव में गायें हैं, अब आप एक संभाग में एक अभयारण्य बनाएंगे। ये सरकार की अदूरदर्शिता है। ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, ये अपने को जीवित रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो भी केवल बातों में कर रहे हैं। सड़क पर आने की इनकी बकत नहीं है। सड़क पर ये 50 आदमी से ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है, और कांग्रेस जिन मुद्दों को उठाती है उससे जनता का कोई मतलब नहीं, और जनता को कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। मानसून सरकार विभिन्न विषयों पर संशोधन विधेयक लेकर आएगी। वही कांग्रेस कानून व्यवस्था के साथ ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरती नजर आएगी। बिजली कटौती, गौ तस्करी, नक्सलवाद, अवैध उत्खनन के साथ ही बलुदा बाजार हिंसा का मामला इसमें प्रमुख है। ऐसे में सदन हंगामेदार रहने की संभावना है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में 2 पद भरे जाने को लेकर सत्ता और संगठन में कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में एक नए और एक पुराने चेहरे को शामिल किया जा सकता है। वहीं संगठन में भी बदलाव की चर्चा हो रही है, और प्रदेश अध्यक्ष को भी मंत्री की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले कैबिनेट का विस्तार तय माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि एक सामान्य वर्ग से मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले बृजमोहन अग्रवाल सामान्य वर्ग से आते हैं। ऐसे में सामान्य वर्ग के कई नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। रायपुर जिले से मंत्री बनने की रेस में राजेश मूणत आगे दिखाई दे रहे हैं। मूणत के पास 15 साल मंत्री होने का अनुभव है। तेज तर्रार छवि उनके पक्ष में जा रही है। वैसे सामान्य वर्ग से पुरंदर मिश्रा के नाम की भी चर्चा है, जबकि दूसरे मंत्री के लिए अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, किरण सिंहदेव और गजेंद्र यादव का नाम आगे चल रहा है। इधर मंत्री पद के दावेदारों का कहना है कि वे पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो दायित्व सौंपेगी वो मान्य होगा। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो काम देती हूँ, मेरा कर्तव्य काम करना। मैं सालों साल संगठन में कार्यकर्ता के रूप में काम किया। इस पार्टी ने मेरे को विधायक बनाया, इस पार्टी ने मंत्री भी बनाया, इस पार्टी ने मेरे को प्रभार के रूप में कई जगह काम करने का अवसर दिया। पार्टी ने मेरे को जो काम दिया वो पार्टी का मैं काम करता हूँ। मेरा उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना। पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको चाहेगी उसको देगी। लेकिन एक चीज बता सकता हूँ, जो भी मंत्री बनेगा वो विधायक में से ही बनेगा।
जो भी मंत्री बनेगा पार्टी के ऊपर के लोग निर्देशित करेंगे, पार्टी जिसको चाहेगी वही बनेगा, और मैं जो बनेगा उसको अभी से बधाई दे देता हूँ। एक चर्चा ऐसी भी है कि सूबे में मंत्रिमंडल के साथ ही संगठन में भी परिवर्तन हो सकता है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को मंत्रिमंडल में लिए जाने की संभावना है। ऐसा होता है तो धर्मलाल कौशिक या गजेंद्र यादव को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बहरहाल वास्तव में क्या होगा यह तो विस्तार और बदलाव के बाद ही पता चल सकेगा, तब तक इंतजार करना होगा। रायपुर से NH 24/7 के लिए स्वप्नील गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो राजधानी रायपुर में ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के दिशा निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। 4 दिन पहले INH न्यूज और हरिभूमि की खबर के बाद शासन के निर्देश पर जिम्मेदार अधिकारियों ने मशीन और हाईवा जब्त करने का दावा किया। साथ ही कहा कि अब सभी रेत घाट पूर्णतः बंद है, लेकिन हमारे रियलिटी चेक में प्रशासन के दावे की पोल खुद ब खुद खुली है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 15 जून से सभी रेत घाटों से रेत की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के बावजूद राजधानी रायपुर में धड़ल्ले से मशीन से रेत निकालकर हाईवा से ढुलाई चल रही थी। इस पर INH 24/7 और हरिभूमि ने खबर की थी कि एनजीटी के आदेश कचरे की टोकरी में डाल दिए गए हैं। इसके बाद प्रशासनिक अमले ने वाहन और मशीन जब्ती का दावा किया। साथ ही अब पूरी तरह से रेत घाटों से खनन बंद होने की बात कही। हमारी टीम शनिवार को फिर महानदी के किनारे रेत घाटों तक पहुंची तो मशीनें रेत निकालते तो नहीं दिखी, लेकिन ट्रैक्टरों की कतारें रेत लेकर नदी से निकलते जरूर दिखी। हमारी टीम सबसे पहले सुबह 8 बजे आरंग के राटाकाट रेत घाट पहुंची, जहां 4 दिन पहले हमने स्थिति देखी थी। आज भी नदी के दोनों छोर पर रेत निकालने और परिवहन का काम जारी था। ऐसा ही नजारा आरंग के कुम्हारी रेत घाट पर भी देखने को मिला। दूसरी ओर आरंग के भोरडीह में ग्रामीणों ने बैठक कर रेत घाट के संचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। तो अभनपुर के पारा गांव में रेत घाट पूरी तरह से बंद मिले। आज 22 जून है और एक बार फिर हम रेत घाट पर पहुंचे हैं। एनजीटी ने 15 जून के बाद सभी रेत घाटों पर प्रतिबंध लगा दिया था और एक हफ्ता बीत चुके हैं। 18 जून को जब हम यहां पर आए थे तो देखा था कि पोकलेन मशीन, चेन माउंटिंग मशीन के साथ हजारों हाईवा गाड़ियों से जो है रेत का परिवहन किया जा रहा था। और आज स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे में आज ट्रैक्टरों से परिवहन किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर पोकलेन मशीन और जेसीबी कम है और कुछ हाईवा रखी गई है और ट्रैक्टरों से लगातार रेत का परिवहन किया जा रहा है। हर वर्ष जब एनजीटी प्रतिबंध लगाता है तो रेत के दाम कहीं ना कहीं उछाल लेते हैं और इसका फायदा जो है रेत माफिया, खनन माफिया उठाते हैं और कहीं ना कहीं शासन को भी इससे बड़ी क्षति पहुंचती है। दूसरी ओर बात करें पर्यावरण विभाग और नदियों के जो कटाव होते हैं उसके कारण जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी विपदा आने की भी संकट रहती है और यह हर वर्ष होता है। सभी जिलों में कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में भी यह खानापूर्ति दिखती है, क्योंकि आज सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर से जो है लगातार रेत का परिवहन किया जा रहा है। आज हालांकि ट्रक और ट्रैक्टर के माध्यम से परिवहन हो रहा है और कुछ हाईवा भी यहाँ पर लगे हुए, कुछ जेसीबी भी लगी हुई है और यह स्थिति बताती है कि खनन माफिया किसी भी नियम कायदों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा बात करें प्रशासन की, जिन पर इन नियम कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी होती है, वे भी अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं जो है बचते हुए नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सभी रेत घाटों पर पूर्णतः प्रतिबंध लग पाता है या नहीं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH 24। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का दावा था कि झीरम के दस्तावेज उनकी जेब में है, लेकिन 5 साल सरकार में रहने के बाद भी जेब से नहीं निकाल सके। मूणत ने कहा कि ईडी जब कार्रवाई करती है तो कांग्रेस भ्रष्टाचार करने वालों के साथ खड़ी हो जाती है। रायपुर महापौर पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी काम रायपुर में नहीं हो सका है। कांग्रेस ने सिर्फ भूमि पूजन किया है। तात्यापारा चौड़ीकरण के नाम पर 4 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन कहा कितना मुआवजा किस मद से मिलेगा तय नहीं है। मैंने ये आरोप आज नहीं पूर्व में लगा चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में एक काम इस रायपुर शहर में नहीं हुआ। आपने सिर्फ भूमि पूजन का काम किए हो।
तात्यापाड़े का चौड़ीकरण, ना कोई सर्वे, ना कौन कितने व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया जाएगा, किस मत में देंगे। 4 करोड़ का प्रावधान कर दिया और उठ गए कहते चौड़ीकरण हो जाएगा शहर का। यही पूर्व मुख्यमंत्री जो बोलते थे, यहाँ कांग्रेस के नेता शहीद हुए थे जिरम घाटी के, उनके दस्तावेज मेरे जेब में है। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद में आज तक वो दस्तावेज नहीं निकाल पाए। अरे वोट की राजनीति और जाति वर्ग समाज को बांट करके राजनीति करना क्या कांग्रेस की मनोवृत्ति है, कि कांग्रेस की सोच है? और हमेशा कांग्रेस पार्टी जो न्यूसेंस वैल्यू उनके पक्ष में क्यों खड़ी होती है? तो शारदा चौक से तात्यापाड़ा तक लगभग आधा किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण के लिए रास्ता साफ हो गया है। 18 साल से ठंडे बस्ते में बड़े इस प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए सहमति बन गई। शनिवार को उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने अपनी सहमति दे दी है। इस पर अगले सप्ताह लोक निर्माण विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के आला अफसरों की बैठक होगी। अंतिम फैसला इस बैठक में होगा। इस रोड के लिए महापौर एजाज ढेबर के साथ उनके MIC मेंबर्स और जोन अध्यक्ष ने PWD मंत्री साव से विस्तृत चर्चा की। मंत्री ने स्वीकारा कि राजधानी में यातायात दबाव को कम करने के 18 साल से लंबित इस आधा किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई को बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर काम के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है, इसलिए काम शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 15 साल तक तो शारदा चौक चौड़ीकरण के मामले को लंबित रखा गया था। हमारी सरकार बनने के बाद इस दिशा में कार्रवाई की गई, उसमें बहुत सारे तकनीकी दिक्कतें थी, उसको दूर किया गया। उसके बाद वहाँ के स्थिति का आकलन करने के बाद कितना मुआवजा किनको मिलेगा उसके बारे में आकलन किया गया। उसके बाद आचार संहिता लग गई, काम आगे नहीं बढ़ पाया। हम वर्तमान सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जो 137 करोड़ रुपए का मुआवजा है उसको स्वीकृत करके इस सड़क मार्ग की चौड़ाई को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी को जो परेशानी होती है जाम से, उससे निजात मिले। रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि सुकमा से निकलकर सामने आ रही है, जहां सिलगेर में एक बार फिर नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के ट्रक को निशाना बनाया। IIT ब्लास्ट की इस घटना में 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि सिलगेर कैंप के कोबरा 201 बटालियन के जवानों का मूवमेंट रोड ओपनिंग ड्यूटी के टेकलगुडम की ओर था, जहां रास्ते में नक्सलियों ने IED प्लांट कर रखा था। ब्लास्ट में ट्रक चला रहे विष्णु और उनके सहयोगी शैलेंद्र शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि जवान राशन लेकर कैंप जा रहे थे। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुडम के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा IED विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर CRPF व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। इधर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार नक्सलियों के पास नोट छापने के सामान मिले। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के काले कारनामों का पर्दाफाश करते हुए नकली नोटों के सैंपल, प्रिंटर, बड़ी मात्रा में प्रिंटर की स्याही और अन्य सामग्री बरामद की है। वहीं मशीन के साथ 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के नकली नोट भी मिले हैं। जानकारी के मुताबिक पैसों की कमी से जूझ रहे नक्सली अब नकली नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जवानों की सर्च टीम ने कोराजगुड़ा के जंगलों से प्रिंटर सहित कई सामग्री बरामद की है। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की, जहां पटेल चौक के पास गौवंश के शरीर का अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई है, जिसके बाद वहां के रहवासियों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और कोतवाली में ज्ञापन सौंपकर घटना के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल दुर्ग क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए 13 टीमों का गठन किया गया है।
अभी हमें पता चली कि हमारे गौ माता की गौवंश के एक बछड़े का सर मिला है गिरधारी नगर पानी टंकी के पास। ये सूचना को मिलते ही हम वहां पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, पुलिस प्रशासन भी तत्काल नहीं आई। पौन घंटे के बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंची है। उसको लेकर हम पटेल चौक आए थे। उस गौवंश के बछड़े के सर को देखने में ऐसा लग रहा है कि उसको बकायदा काटा गया है और काटकर छोड़ा गया है। हालांकि सीसीटीवी सामने देखने में ये पता चला कि कुत्ता उठा के ला रहा है, लेकिन कुत्ता का निशान और धड़कन पर कहीं भी नहीं है। सिर से लेके कान तक कोई भी एक निशान नहीं है। ये दुर्ग कोतवाली के थाना के अंतर्गत गिरधारी नगर का मामला है। अभी शाम को ही पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ पे किसी बछड़े का गला पड़ा हुआ है, सर पड़ा हुआ है। तो तत्काल पुलिस ने वहाँ पे अभी अपनी वहाँ पे पहुँची थी और पहुँचने के बाद अपनी कार्रवाई चालू करने वाली थी। इसी बीच बजरंग दल इसके समर्थित कुछ लोग आ गए थे। उनका शिकायत था कि ये सब जो घटनाएँ हैं जो विशेष लोगों के द्वारा ही किया गया है, उनका ये आरोप था और इस कारण से वो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो दुर्ग से हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, लगातार अलग अलग क्षेत्रों से गौवंश मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी मिल रहे हैं, अब दुर्ग से भी गौवंश के अंश मिले हैं। कहां पे ये अंश मिले हैं, क्या कुछ पूरी डिटेल्स है इस मामले पर अब तक, और पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? दुर्ग के जो कलेक्ट्रेट के पीछे जो गया नगर साइड रास्ता है, उस साइड से मिले हैं गौवंश के बछड़े का। उसमें जो मुंह का हिस्सा है वो मिला है। उसके बाद विवाद पूरा बढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय बजरंग दल, तमाम संगठनों ने इस मामले का विरोध किया है। उनका आरोप ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये इसकी बलि दी गई होगी या फिर कुछ इसका गलत किया हो गया। अगर बाकी हिस्सा इसका नहीं मिला तो वो बाकी हिस्सा कहाँ गया, उसको पुलिस जांच करे, और अगर उसका मुख आया है तो आया कहाँ से है। तो ये इस विवाद का इशू बना है। अब पुलिस ने कल रात को विरोध को देखते हुए जब कलेक्ट्रेट ऑफिस और वहां पर सिटी कोतवाली क्षेत्र में, चूंकि यहाँ कलेक्ट्रेट मुख्यालय भी है, तो कोई विवाद न बढ़े, 144 लागू किया है। और भीड़ को देखते हुए कुछ देर के लिए लाठी भी भाजी गई है। और इस मामले में गिरफ्तारी की बात कह रही है पुलिस, कह रही है। लगभग 13 से 15 टीमें गठित की गई है। एएसपी जितेंद्र शुक्ला साहब, अभिषेक झा जो एएसपी है, उनको जांच का जिम्मा सौंपे हैं। और उनका कहना है कि पूरा सीसीटीवी खंगाले और पूरे जो 0 पॉइंट है इस मामले का, यानी अंत कहाँ है, वो लोगों के सामने ला दे, ताकि कोई विवाद ना हो और धार्मिक उन्माद फैलने की कोशिश की जा रही हो ना फैले। क्योंकि प्रशासन का कहना है कि धार्मिक उन्माद वाली कोई बातें नहीं है। हो सकता है आगे कोई कहीं से आ गया हो या फिर कोई खत्म हुआ हो पशु, तो उसके कुत्ते ला दिए हैं अंश को। कुछ लोगों का वीडियो भी इसमें वायरल हुआ है। उनका कहना है कि कचरा फेंके जगह स्थान से ऐसा ला सकता है, लेकिन अब तक पूरा मामले का स्पष्ट नहीं हुआ है कि आरोप सही है या फिर कहीं से अंश आया हो। इस पूरे मामले में विवाद बना हुआ है अब तक, और पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, वही बजरंग और विश्व हिंदू परिषद इस मामले में आज क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल पुलिस कार्रवाई कहां तक पहुंचती है और पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पूरे मामले में देखने वाली बात रहेगी। आप अपनी नजर इस खबर पर बना के रखिए आनंद। पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर बलौदा बाजार हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिले के गांव में शांति समिति की बैठक अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रशासन सूचना तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दे रहा है। रैली या धरना प्रदर्शन के लिए भी नए नियम तय किए गए हैं, जिसके मुताबिक रैली या धरना प्रदर्शन के लिए आयोजक को शपथ पत्र देना होगा, जिसके बाद प्रशासनिक अनुमति हासिल होगी। रुक करेंगे अगली खबर को और बात करते हैं कवर्धा की, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा का अनोखा अंदाज नजर आया है। उन्होंने इलाके के हितग्राहियों के घर पहुंचकर उनको राशन कार्ड बांटा। करीब 16 से 17 वार्डों का डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दौरा किया, जहां उन्होंने गरीब परिवारों का दरवाजा खटखटाया और उन्हें राशन कार्ड अपने हाथ से दिए। इलाके में उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ की जा रही है। तो
तो राजधानी रायपुर से लेकर नया रायपुर तक लोगों को जल्द ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। सब कुछ सही रहा तो इस साल के अंत यानी दिसंबर 2024 तक ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगेगी। इसके लिए रायपुर से मंदिर हसौद, नया रायपुर और केंद्रीय तक रेलवे स्टेशन का 80% काम पूरा भी हो चुका है। नवा रायपुर तक रेल के जरिए आने का सपना लोगों का इस साल पूरा हो जाएगा। नवा रायपुर में रेलवे स्टेशन का काम तेजी से चल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे रेल की लाइन जो है वो बिछ करके तैयार हो गई है और अलग अलग रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दूं कि स्टेशनों का संयुक्त दौरा भी जो है वो यहाँ पर अधिकारियों ने किया है। अटल नगर, उद्योग नगर और मुक्तांगन के पास जो स्टेशन है वो लगभग यहाँ पर बन करके तैयार किया जा रहा है और दिसंबर 2024 तक इन स्टेशनों को तैयार कर लिया जाएगा। वहीं रेलवे लाइन की बात करें तो करीब 25 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन भी जो है वो बिछ करके तैयार हो चुकी है और केवल अब स्टेशनों के बनने का जो इंतजार है वो यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर स्टेशन बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और इस साल के आखिरी तक जो लोग हैं राजधानी रायपुर से नवा रायपुर तक अब रेल के जरिए जो है वह अपना सफर पूरा कर सकेंगे। साथ ही राजधानी रायपुर से बात करें तो मंदिर हसौद तक भी रेलवे लाइन जो है वो बन करके तैयार हो गई, यानी कि इस साल तक नवा रायपुर से लेकर राजधानी रायपुर तक रेल से सफर शुरू हो जाएगा। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए NH न्यूज के साथ। नमस्कार।